गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बचा हुआ था। इस चैप्टर में अभी तक आपने बात की कि जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है बेटा, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, उसमें अगर हम काम करना चाहें तो 5 बिजनेस फॉर्म है, 5 बिजनेस बना के हम बिजनेस कर सकते हैं। पहला आपने कहा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा आपने कहा कि हम लोग जो है पार्टनरशिप फर्म या एचयूएफ के रूप में बिजनेस कर सकते हैं। ये सारी बातें हो चुकी हैं। आज की क्लास में कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी बना के हम बिजनेस कर सकते हैं। तो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? ये इनके फीचर्स, इनके मेरिट डिमेरिट अगर देख लें तो हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 भी हो जाएगा, चैप्टर 5 हो चुका है, चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आज ही हम बिजनेस सर्विसेज की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के फर्स्ट टर्म में, जो फर्स्ट टर्म होने जा रहा है, उसमें 5 चैप्टर बीएसटी के आएंगे। तो आपका 5 चैप्टर यहाँ पे कवर हो रहा है। इन 5 चैप्टर्स को आप पढ़ के और आप अपना फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन दे सकते हैं सक्सेसफुली। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट पार्ट को, चैप्टर 2 का, कोऑपरेटिव सोसाइटी। भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है? तो ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है। वॉलेंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, लॉ का कोई कंपल्सन नहीं है। लॉ का कंपल्सन होता है तो आपको उसको रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी। ये वॉलेंटरी एसोसिएशन, अपनी इच्छा से हम एसोसिएट हो रहे हैं, जहां लोग आएंगे म्यूचुअल हेल्प के लिए। कम से कम 10 एडल्ट मेंबर चाहिए हमें। कम से कम कितने लोग चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए? मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर चाहिए रिक्वायर्ड टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कराना जरूरी है? बोल रहा है हाँ भाई, जैसे ही रजिस्टर कराना जरूरी है, 2-3 कैरेक्टरिस्टिक तुरंत से आपके दिमाग में घूमना चाहिए। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। मतलब जैसे ही रजिस्टर्ड होगा बेटा, इसकी हो जाएगी सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट एंटिटी मतलब अपने नाम से एग्जिस्ट करेगा, अपने नाम से प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, होल्ड करेगा, डिस्पोज ऑफ करेगा, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। आप इस पे केस कर सकते हैं या आप पे केस करता, सब कुछ अपने नाम पे होगा क्योंकि लॉ में हो जाएगी सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा मेंबर की एंटिटी कैसी हो जाएगी? लिमिटेड। तीसरा इनका क्या हो जाएगा? परपेचुअल, मतलब मेंबर आए जाए मरे जिए उससे इनके एग्जिस्टेंस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्टेबल एग्जिस्टेंस होगा। तो बोल रहा है ओके, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में। ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ईच फॉर ऑल मतलब हर कोई, एक व्यक्ति सबके लिए है, सब मिलके एक की मदद करेंगे। म्यूचुअल हेल्प एंड हेल्प ऑफ ईच अदर। मेन मोटिव है म्यूचुअल, एक दूसरे की मदद। अब हम छोटे छोटे कंज्यूमर मिलके कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे। हम नेसेसरी गुड्स को रीजनेबल प्राइस पे कैसे ऑब्टेन करें, मिडिल मैन नहीं आए, हमसे प्रॉफिट ना कमाए और हमें रीजनेबल रेट पे कैसे सामान मिल जाए। हम छोटे छोटे फार्मर्स मिलके फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग एग्रीकल्चर सोसाइटी। हमारे प्रोड्यूस कैसे बिके मार्केट में, रीजनेबल रेट पे मिले। हम प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस बनाते हैं वो अपने सामान कैसे बेचे, या अगर हम सामान बना नहीं पा रहे हैं तो हमें सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल, रीजनेबल रेट पर रॉ मटेरियल, मशीन्स वगैरह कैसे प्रोवाइड किया जाए जिससे कि हम प्रोड्यूस कर पाए। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में सबका घर हो तो चलो प्लॉट वगैरह मिलके पैसे इकट्ठे करते हैं, कंपनी बनाते कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्लॉट खरीद लेंगे, उसमें घर बनाएंगे और सबको घर मिल जाएगा। क्रेडिट में क्या होगा? हम किसी मनी लेंडर से पैसे ना लेके आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही पैसे लेंगे और सब अपनी सेविंग यही ला के देंगे।
और सब यहीं से लोन लेंगे, इजी टर्म पे, कम इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन भी मिल जाए, क्रेडिट सोसाइटी। तो इस तरह मार्केटिंग, कैसे मार्केट में हमारा सामान पहुंचे, कैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की सुविधाएं अच्छी मिले, कैसे हमारा सामान एक अच्छे रेट पे बिके, तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। तो अलग अलग पर्पस के लिए हम आते हैं यहाँ, वॉलंटरी एसोसिएशन बनाते हैं और उस पर्पस को पूरा करते हैं। एक दूसरे की मदद कैसे हो, म्यूचुअल हेल्प कैसे हो, इस पे काम करते हैं। कैपिटल कौन लेके आएगा बेटा? मेंबर्स लेके आएंगे। कैपिटल कौन लेके आएगा? मेंबर्स लेके आएंगे इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। फीचर बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है? तो पहला फीचर है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी का मतलब हम अपनी इच्छा से आते हैं यहाँ, आ भी अपनी इच्छा से सकते हैं, जा भी अपनी इच्छा से सकते हैं। ओपन मेंबरशिप होता है, कोई एंट्री एग्जिट पे किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है बेटा। तो पहला वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब एनी पर्सन कैन ज्वाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ ही और शी हैज कॉमन इंटरेस्ट, दैट इज एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, any farmer can form agriculture farming society, any member जो है वो जिसको भी छोड़ के जाना है सोसाइटी, नोटिस दे दें, अपना इंटेंशन बताएं और सोसाइटी छोड़ सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा ऑन एंट्री और एग्जिट। ओपन मेंबरशिप है, कोई भी मेंबर हो सकता है, उसका क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किस जाति के हैं, किस आप धर्म के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ सकता है। दूसरा है लीगल स्टेटस, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी। सेपरेट लीगल एंटिटी होते ही अपने नाम पे सब कुछ करेगी, अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखेगी, खरीदेगी, बेचेगी, कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी, आप उस पे केस कर सकते हैं, वो आप पे केस कर सकते हैं। किसी मेंबर के आने जाने, मरने, जीने, पागल, दिवालिया होने से एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपने इन्हें रजिस्टर कराया वैसे ही इनकी हो चुकी है सेपरेट लीगल एंटिटी, वैसे ही हो चुकी है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है मेंबर्स, जितना तो कैपिटल बोला गया है कि भाई जो जितना कैपिटल लेके आ सकता है उतने तक ही वो लायबल होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। कंट्रोल किसका होगा? तो मैनेजमेंट कंट्रोल इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी करती है। कमेटी कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स वोटिंग करके। सर्विस मोटिव होता है बेटा, अपने मेंबर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेंबर। म्यूचुअल हेल्प एंड हेल्प ऑफ ईच अदर इज प्राइमरी, एक दूसरे की मदद करना है, म्यूचुअल हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, यही प्राइमरी मोटिव होता है। इक्वल वोटिंग राइट है, इट वर्क्स विथ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, मतलब एक आदमी को एक वोट का अधिकार है, इस पे काम करता है। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के इक्वालिटी है वोटिंग में, मतलब कोई कितना भी शेयर कैपिटल लेके आए, सबको डेमोक्रेटिक सिस्टम पे एक मैन को एक वोट का अधिकार। अब जैसे मुकेश भाई के पास इतने पैसे हैं, लेकिन अगर कल एमपी का चुनाव होता है तो वो भी तो एक ही वोट डाल सकता है, जो कंगाल है वो भी एक वोट डाल सकता है, तो इक्वल वोटिंग राइट्स होता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, सबको इक्वल वोट है, कोई कितना भी कैपिटल लेके आए। दूसरा फायदा लिमिटेड लाइबिलिटी है, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना कैपिटल लेके, अगर कल कोऑपरेटिव सोसाइटी को नुकसान हो गया तो जितना कैपिटल लेके आए उतना ही डूबेगा, आपको अपना घर बार बेच के पर्सनल लाइबिलिटी अराइव नहीं होगी। स्टेबल एग्जिस्टेंस है, चूंकि आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और आप
सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी है तो मेंबर के डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, इंसैनिटी से, इनकैपेसिटी से आपके एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जो है कंटिन्यू ए लॉन्ग लाइफ, फॉरएवर लाइफ, जब तक आपको खत्म न किया जाए लॉ के द्वारा, वाइंडिंग अप ना हो, तब तक आप चलेंगे। इकोनॉमिकल फंक्शन है, क्वाइट इकोनॉमिकल है, क्योंकि कैश ट्रेडिंग होती है तो बैड डेट होगा नहीं, कैश में ट्रेडिंग होगी तो बैड डेट कैसे होगा, पैसे दीजिएगा तो ही काम होने वाला है, बैड डेट होगा नहीं, ना तो एडवर्टीजमेंट वगैरह का कॉस्ट लग रहा है। इजी टू फॉर्म, आसान है, कोई भी 10 व्यक्ति जिसका सेम मोटिव है वो बना सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है बेटा, गवर्नमेंट प्रोवाइड कंसेशन एंड रिबेट, आपको रिबेट और कंसेशन टैक्सेस में दे रहा है, रॉ मटेरियल सब्सिडाइज्ड रेट पे मिल रहा है, लोन आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, ये सब फायदे हैं। ओपन मेंबरशिप है, कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी आ सकता है, वो किसी कास्ट का, क्रेड का, सेक्स का, रिलीजन का हो, इससे कोई फर्क नहीं है। नुकसान भी हो रहा है, हाँ, लिमिटेड कैपिटल रहेगा, क्यों? क्योंकि ऐसा तो कोई कंपल्सन है नहीं कि कौन कितना, जिसका जितना मन उतना कैपिटल लेके आ रहा है, तो कम ही कैपिटल होता है, लिमिटेड कैपिटल। दूसरा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्यों? मैनेजमेंट कौन देख रहा है? वही मैनेजिंग कमिटी जिसको मेंबर्स ही अपॉइंट किए हैं तो वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट एक्सपीरियंस उतने होते नहीं है, इसलिए इनएफिशिएंसी। लैक ऑफ सीक्रेसी, जो भी प्लान है इनका वो ओपन में डिस्कस हो रहा है मीटिंग में, तो कोई भी चीज सीक्रेट कैसे रहेगा? Since there is open discussion in the meeting by member, hence difficult to maintain secrecy. एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल है भैया, आप गवर्नमेंट हर चीज में कंसेशन दे रहा है, हर चीज में रिबेट दे रहा है, हर चीज में सब्सिडी, तो कंट्रोल तो रखता होगा। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, excessive regulation and control by government, since it provide various concession and benefit to the society. Maintenance of accounts and maintenance of accounts, ये सब कंपल्सरी है। डिफरेंस इन ओपिनियन क्या बोल रहा है? अगर कंफ्लिक्ट हो जाए मेंबर्स में, मतलब हम अपना फायदा सोचने लगे, किसी और के बारे में ना सोचे, अपना सोचने लगे, अपने बारे में पर्सनली सोचने लगे, जबकि बने हैं म्यूचुअल हेल्प एंड हेल्प ऑफ ईच अदर, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना, ये नुकसान। कितने टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं बेटा, एक बार नजर मारिए तो, सारे बच्चे को टाइप देखिए, कितने टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं? सिक्स टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं बेटा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। पहला कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका बेटा? कंज्यूमर, छोटे छोटे कंज्यूमर मिले होंगे, हमें एसेंशियल गुड्स मिल पाए, रीजनेबल रेट पे मिल पाए, डायरेक्टली मिल पाए, कोई मिडिल मैन ना हो, ज्यादा प्रॉफिट वो ना कमाए, सस्ता में मिले, डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास चलो, सब कंज्यूमर मिलके।
The main objective to ensure a steady supply of essential goods, to supply goods at reasonable price by eliminating profit margin of middleman, to supply goods and services of high quality, अच्छा सामान, जरूरी सामान रीजनेबल रेट पे मिल पाए, ये जो बिचौलिए हैं बीच में, ये मिडिल मैन अपना प्रॉफिट ना कमा पाए, इस पे ध्यान देते हैं। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू टाइप के प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं बेटा। एक जो रॉ मटेरियल मशीन वगैरह प्रोवाइड करा दो जिससे कि वो बना पाए, मान लो प्रोड्यूसर है लेकिन उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, उनके पास मशीन्स वगैरह नहीं है, तो उनको आप रॉ मटेरियल मशीन्स दे दो जिससे कि वो प्रोड्यूस बना पाए। या दूसरा, द वन हु सेल्स द गुड्स प्रोवाइडेड प्रोड्यूस बाय दिस, या तो उनको सामान तो वो प्रोड्यूस करे, या वो जब प्रोड्यूस कर ले तो उसको बेच दो। मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या है? स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट्स रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराना, लेटेस्ट मशीनरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना, बन जाए सामान तो स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स करवाना, हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर्स को टू कंसंट्रेट देयर अटेंशन ऑन प्रोडक्ट। मतलब आप सामान बनाइए, आप रॉ मटेरियल की, मशीनरी की और सामान कहाँ बिकेगा इसकी चिंता मत कीजिए, वो हम करेंगे। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या है भैया? फेवरेबल, आप जो सामान बना रहे हैं उसको फेवरेबल मार्केट मिले, बेस्ट प्राइस पे आपका आउटपुट बिके, आप सामान को कैसे ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं, स्टोरेज करेंगे तो वेयर हाउसिंग की सुविधाएं, उसका प्रॉपर पैकेजिंग हो इसकी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस जो है, लोग अच्छे से सामान को अच्छे से नापे तौले, बेईमानी ना करें, प्रॉपर अकाउंटिंग हो और कोई मिडिल मैन ना आए, सामान डायरेक्ट कहां पहुंचा देंगे? कंज्यूमर तक। क्रेडिट सोसाइटी क्या करता होगा बेटा? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोटेक्ट मेंबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर। आप ऐसे जाओ, आप अगर बैंक में ना जाके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ना जाके, किसी ऐसे प्राइवेट मनी लेंडर से, रामू का, आप जो है रामू का जमींदार से लोन लेते थे, प्रिंसिपल अमाउंट वही का वही है, इंटरेस्ट भरते भरते रामू काका मर जाते थे, वही वाला केस है कि ये प्रोटेक्ट करेगा मेंबर को फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, मनी लेंडर इनसे अनाप शनाप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन न दे, इससे बचाएगा। लोन इजी टर्म पे मिल जाए, लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिल जाए, और सबको यही लगे कि जो भी पैसा है सेविंग है, चलो हम लोग अपने सोसाइटी में देते हैं जिससे वहां से लोगों की मदद हो। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो स्मॉल फार्मर्स हो उनको मैकेनाइज्ड फार्मिंग की सुविधाएं दी जाएं, प्रोवाइडिंग इम्प्रूव सीड फर्टिलाइजर, इरिगेशन वगैरह मॉडर्न टेक्निक प्रोवाइड किया जाए। सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है, जो आपके यहाँ काम करते हैं मजदूर, उनको मिल पाए। कोऑपरेटिव हाउसिंग का, सबको घर, providing residential accommodation to member, helping member to purchase house at lower price, providing civic amenities, वहां पार्क हो, स्ट्रीट लाइट हो, अच्छा पार्किंग हो, इनकी व्यवस्था देना। मतलब सबको घर हो, सबका घर हो, एक जगह हो, तो एक साथ पैसे मिलाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं और फिर घर को बांट लेते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का नाम है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसको बेटा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी भी बोलते हैं। मोस्ट सुटेबल फॉर्म है बिजनेस, और अगर आपको बड़े स्केल पे बिजनेस करना है तो कंपनी बनानी होगी। टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, अडानी है, ये क्या है? सारी कंपनियां ही तो हैं। RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा सन्स लिमिटेड, टाटा मोटर लिमिटेड, टाटा संपन्न लिमिटेड, टाटा अमक, ये क्या है? कंपनी। तो अगर आपको बड़े लार्जर बिजनेस करना है, लार्ज स्केल में बिजनेस करना है, तो क्या बनाना होगा? कंपनी। फीचर क्या है भैया? पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्यों?
क्योंकि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराना मैंडेटरी। अगर कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कराना मैंडेटरी है अभी, और इसके पहले की जो कंपनियां हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनी है। तो जैसे ही कंपनी है सेपरेट लीगल, जैसे ही आपने रजिस्टर कराया होगा सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बेचेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, आप इन पे केस कीजिए, आप पे केस करेंगे। दूसरा आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब क्या? कृत्रिम। जैसे ये पंखा है, आप बोल रहे कि भैया पंखा तो कैरेक्टरलेस है, भाई वो आर्टिफिशियल है। वो क्या कैरेक्टर है? पूरा चल नहीं रहा, तो भैया बटन तो तुम ही दबाओगे तो चलेगा। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, तो आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, कृत्रिम, हमने बनाया है लॉ में। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स मैन मेड सिंस इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इन लोगों को लॉ में क्रिएट किया गया ना बेटा, इनका नेचुरल बर्थ थोड़ी ही हुआ है। जैसे हम लोगों का नेचुरल बर्थ है, तो क्या इनका नेचुरल बर्थ है? बोला नहीं, नेचुरल बर्थ नहीं है। सो इट्स मैनेजमेंट आर डन बाय डायरेक्टर, ओनर और शेयर ओनर। मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर। मैनेजमेंट कौन देखता है? डायरेक्टर। और दोनों सेपरेशन अलग अलग होते हैं। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा कंपनीज एक्ट में। कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है कि बेटा रजिस्टर नहीं कराओगे तो। परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब मेंबर के आने से, जाने, मरने, पागल दिवालिया होने से इनके एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं होगा। ये चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, गोइंग कंसर्न फॉरएवर चलती रहेंगी, जब तक कि आप लॉ में इनका वाइंडिंग अपना करा दे, डिसोल्यूशन करा दे। परपेचुअल सक्सेशन। आप 5 मेंबर थे, आपकी प्राइवेट कंपनी थी, आप गए सब शिमला घूमने, गाड़ी गिर गई खाई में, सब मर गए, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? बोल रहा है नहीं, चलती रहेगी। आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा वो शेयर्स, दे बिकम द मेंबर। एक कंपनी थी प्राइवेट, उसके मेंबर्स एजीएम कर रहे थे, एनुअल जनरल मीटिंग, किसी ने एटम बम गिरा दिया बिल्डिंग पे, बिल्डिंग ध्वस्त, तो कंपनी चलती रहेगी। परपेचुअल सक्सेसर। ये आपने सुना है बेटा कि कोई कंपनी 200 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, तो जिसने बनाया होगा वो 200 साल तक थोड़ी ही टिका होगा, लेकिन कंपनी तो टिकी है ना। परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स में कम और गोज आउट बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। कॉमन सील ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसपे आपको साइन करवाना है कॉमन सील लगाना होगा। अब कंपनी में अमेंडमेंट हुआ बेटा जब 2015 में, तो यूज ऑफ कॉमन सील को कर दिया ऑप्शनल। मतलब मान लो एक डॉक्यूमेंट पे मुझे कॉमन सील लगाना, अगर हम कॉमन सील ना लगा के, कॉमन सील ना लगा के कोई 2 डायरेक्टर साइन कर दे, या एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे, तो उसका सेम बात है। मतलब कॉमन सेल इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 डायरेक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, सब बराबर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी प्राइवेट है तब तो शेयर के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर कंपनी पब्लिक है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। मालिक कौन? शेयर होल्डर। मैनेजमेंट कौन? डायरेक्टर। अलग अलग है सेपरेशन। नेक्स्ट फायदा है लिमिटेड लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी क्या है मेंबर के? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। भाई सबसे कंपनी बनाने का फायदा तो यही था कि हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है, कल कंपनी का नुकसान भी हो गया, घाटा भी बैठ गया, तो हम जितना कैपिटल लेके आए मैक्सिमम वही नुकसान होगा, मुझे अपने घर से कुछ नहीं लाना होगा। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में याद करो, घर बार बेचो, अपने आप को बेचो, बीबी बच्चों को गिरवी रखो। मेरिट डिमेरिट की बात करेंगे, कितने टाइप की कंपनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है और फॉर्मेशन। तो चलो मेरिट डिमेरिट को निपटाते हैं। पहला देखते हैं मेरिट्स। मेरिट्स आप अभी तक अगर आप गौर कर रहे होंगे बीएसटी में, एक बात आपने नोटिस किया होगा अगर बीएसटी में, तो जो फीचर्स हैं वहीं से हम मेरिट निकालेंगे, अच्छी अच्छी बातों को। जो फीचर है वहीं से क्या निकालेंगे हम? मेरिट्स। तो चलिए मेरिट निकालिए। लिमिटेड लायबिलिटी होगी मेंबर की, जितना कैपिटल लेके आए बस उतने के लिए ही लायबल है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब हम अपने से किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन होता है, मेंबर के आने जाने, मरने, जीने, पागल दिवालिया होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे प्रभाव नहीं होता।
ग्रोथ एक्सपेंशन, अगर लार्जर फाइनेंस है तो लार्जर प्रॉफिट होगा, लार्जर प्रॉफिट होगा तो फिर आप इसको अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन में लगाएंगे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स जो है वो हाईली स्किल्ड, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लोग होते हैं तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट देंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ब्राउट, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, अगर कंपनी पब्लिक है तो संख्या पे लिमिट भी नहीं है, तो जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा कैपिटल, ह्यूज कैपिटल। ये थे फायदे। अब थोड़ा नुकसान भी गिनवा लीजिए। पहला नुकसान क्या है बेटा? पहला नुकसान कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन, टू मच लीगल फॉर्मेलिटी है। अब जिसके दिमाग में आइडिया है कि कंपनी बनानी है, प्रमोटर क्यों बनानी है, क्या काम करेगा कंपनी, किस नाम से बनेगा, अब उसका मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस प्रिंट आउट करवाओ बनवा के, कौन होगा सब्सक्राइबर जो उस पर साइन करेगा, प्रोफेशनल लोग जो ये डिक्लेयर करेंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन सही है और कंपनी जो बन रही है वो एज पर कंपनीज एक्ट बन रही है। फिर सब कुछ लेके जाओ रजिस्ट्रार के पास, उनको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फी दो, और वो आपके सर्टिफिकेट, वो देख लेंगे कि सब कुछ सही है तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगे। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन कीजिए, कैपिटल रेज कीजिए और उसके बाद बिजनेस कमेंस कीजिए, तो इतना सारा प्रोसेस होने जा रहा है, तो टू मच लीगल फॉर्मेलिटी है, कॉम्प्लेक्स होता है फॉर्मेशन। दूसरा लैक ऑफ सीक्रेसी, चूंकि भाई हर इंफॉर्मेशन किसको बताना है, आरओसी को। आरओसी कौन है? पड़ोसी है, चाची है हमारी जो पड़ोस में रहती है, भाभी, तो उनको हर एक बात बताना है, तो आपका सीक्रेट कैसे रहेगा? आरओसी का ऑफिस इज द पब्लिक ऑफिस, वहां हमने जो डॉक्यूमेंट दे दिया पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक कभी भी उसकी जानकारी ले सकती है। एवरी इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू आरओसी। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट है, इम्पर्सनल क्यों? मैनेजमेंट कौन देख रहा है? डायरेक्टर्स, इसके बदले उनको सैलरी मिल रही है, उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, एफर्ट और रिवर्ट, ऐसा तो नहीं कि बहुत अच्छी मैनेजरियल स्किल दिखला देंगे तो ये मुझे खुश होकर सैलरी 50,000 ज्यादा बढ़ा देंगे, तो इसलिए इम्पर्सनल है। अब भाई पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटर में एफर्ट और रिवॉर्ड डायरेक्ट था तो हम वहां पर जी जान लगा रहे थे। न्यूमरस रेगुलेशन है, बहुत सारे रेगुलेशन है, पेनल्टीज हैं, फाइन्स हैं, जेल भी है। डिले इन डिसीजन, एवरी डिसीजन जो है वो डायरेक्टर लेंगे, कहाँ लेंगे? बोर्ड मीटिंग करके लेंगे, और उसके बाद वो बात मेंबर्स को और बाकी लोगों को कम्युनिकेट किया जाएगा, तो डिसीजन थोड़ा डिले होता है। ओलिगार्किक मैनेजमेंट है, मतलब कुछ लोगों के हाथ में ही तो है पूरा मैनेजमेंट, ये नुकसान। टाइप ऑफ कंपनी तो बहुत सारी होती है, लेकिन आपको क्लास 11th में 3 ही कंपनी उन्होंने पढ़ाने बोला है, प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी। डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लेते हैं तीनों कंपनी को। पहला है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक, तीसरा है ओपीसी। मेंबर की संख्या देखें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। कंपनी अगर पब्लिक है तो मिनिमम 7% चाहिए, मैक्सिमम इनडेफिनिट हो सकते हैं, और अगर ओपीसी है तो मिनिमम भी 1 मैक्सिमम भी 1। नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने लगेंगे? तो प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 चाहिए, पब्लिक है तो मिनिमम 3 चाहिए, ओपीसी है तो 1 चाहिए, और मैक्सिमम डायरेक्टर तीनों कंपनी में 15 है, मैम ओपीसी में भी 15। और हाँ बेटा, मेंबर तो एक होगा, हम मालिक तो एक होंगे, हम बनाएंगे अकेले, लेकिन मेरी कंपनी पूरा एकदम काम कर रही है, उसके ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोल रहे हैं, 5 ब्रांच हो गया, अब उनको मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए चाहिए डायरेक्टर, तो डायरेक्टर 15 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, और अगर मेंबर एसआर पास करे तो इसको बढ़ा के मैक्सिमम 18 तक भी किया जा सकता है। प्रोस्पेक्टस, कंपनी प्राइवेट है तो नीड नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, पब्लिक में करेंगे, कंपल्सरी बेसिस पे करना होता है, वहां जरूरत नहीं है। पब्लिक को इनवाइट नहीं करना, भैया प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक को क्यों इन्वॉल्व करना? यहाँ आप इनवाइट कर सकते हैं जनरल पब्लिक को कि उनके शेयर सब्सक्राइब करें,
और वहां आप नहीं इनवाइट करेंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर पे रिस्ट्रिक्शन है, वहां फ्रीली परमिसेबल है, वहां नहीं है। चैरिटेबल पर्पस के लिए आप ओपीसी नहीं बना सकते, आप प्राइवेट और पब्लिक कंपनी बना के चैरिटी करो। ओपीसी भैया 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट पहली बार कंपनीज एक्ट 2013 में आया है। मकसद है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, मकसद है कॉर्पोरेटाइजेशन को बढ़ावा देना, मकसद है एंटरप्रेन्योर आए, मकसद है कि कैसे हमारे देश का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, जीडीपी में आपको कंट्रीब्यूशन है। तो आपको चैरिटी थोड़ी करने देंगे, समाज सेवा करने के लिए कंपनी थोड़ी बनाने देंगे। और आप एनबीएफसी का काम भी नहीं कर सकते, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का। नहीं तो कोई भी हाई वर्थ इंडिविजुअल जिसके पास 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, वो अपने का ओपीसी बना के बैठ जाएगा, लोगों को लोन देना शुरू कर देगा। बोला ना। डॉक्यूमेंट क्या क्या है? 3 डॉक्यूमेंट आपको दिखेंगे, एक है मेमोरेंडम, दूसरा है आर्टिकल, तीसरा है प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम किसी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, चैरिटी बताता है, क्लॉजेस बताता है, पर्पस बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है, स्कोप बताता है, लिमिट बताता है, बाउंड्री बताता है कि आखिर कंपनी क्यों बन रही है। मेमोरेंडम कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, चार्टर बताता है, पावर्स, स्कोप, लिमिट, बाउंड्रीज बताता है, क्लॉजेस बताता है, नेम क्लॉज बताता है भाई कंपनी का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट बताता है, पर्पस कंपनी क्यों बन रही है, क्या काम करेगी, सिचुएशन क्लॉज बताता है रजिस्टर्ड ऑफिस कि कहां आप क्या किस स्टेट में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, कैपिटल क्लॉज बताता है मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा, सब्सक्रिप्शन बताता है कौन लोग हैं जो एसोसिएट हो रहे हैं, कौन मेंबर हैं, और लाइबिलिटी क्लॉज बताता है मेंबर की लाइबिलिटी। अगर कंपनी ओपीसी है तो इनके अलावा एक एक्स्ट्रा क्लॉज होता है, उसमें उसको बोलते हैं नॉमिनेशन। नॉमिनेशन क्लॉज में मेंबर ये बताता है कि कल अगर वो नहीं रहा तो हु विल बी द नेक्स्ट मेंबर। मोस्ट फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, मोस्ट फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। आर्टिकल क्या होता है बेटा? आर्टिकल बताता है, आर्टिकल सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है जो बताता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा, कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, कब कब बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, एजीएम कब तक हो जाना चाहिए, एसआर ओआर यूआर क्या पास होगा, डायरेक्टर्स कैसे काम करेंगे, किसकी कितनी अथॉरिटी होगी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है इंटरनल मैनेजमेंट का आर्टिकल। प्रोस्पेक्टस क्या? इनविटेशन टू ऑफर, जनरल पब्लिक को इनवाइट करता है, जनरल ऑफर करता है, क्या ये हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदिए, इसको ऑफर डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आपसे पूछ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, आपके फर्स्ट टर्म में ये पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, बताइए डिफरेंस। पहला नेचर, ये क्या है? ये चार्टर कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, और ये बाई लॉज है कंपनी का। स्कोप क्या है? ये बताता है ऑब्जेक्ट, पावर एंड स्कोप, ये बताता है रूल, आर्टिकल, रूल एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। स्टेटस, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल है, वो सेकेंडरी सप्लीमेंट्री। लीगल इफेक्ट क्या होगा? अगर आप कोई काम मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट के बाहर जाके कर दिए, वो वॉइड माना जाएगा, उसका लॉ में कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ आपने अगर कोई काम कर दिया, मतलब डायरेक्ट, हम मान लो डायरेक्टर हैं, मुझे लोन लेने की का अधिकार था, अथॉरिटी थी, 3 करोड़ 4 करोड़ ले लिए, तो मेंबर उसको सुधार सकते हैं, रेटिफाई अप्रूव कर सकते हैं एसआर पास करके। रिलेशनशिप क्या है? कंपनी का आउटसाइडर के साथ, कंपनी का आउटसाइडर के साथ रिलेशन कौन बताता है? मेमोरेंडम। कंपनी का मेंबर्स के साथ रिलेशन कौन बताता है? आर्टिकल। किसको बदलना आसान है बेटा? आर्टिकल इंटरनल रेगुलेशन है तो इसको आसानी से बदला जा सकता है, इट कैन बी इजीली ऑल्टर्ड। जबकि मेमोरेंडम में कहीं कहीं रीजनल डायरेक्टर तो कहीं कहीं सीजी अप्रूवल चाहिए बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम आर्टिकल, आपसे पूछेंगे वो। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइसेस टू फॉर्म बिजनेस। आपको मैंने बोला कि कोई बिजनेस चुनो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी।
और मैंने आपको कुछ फैक्टर बता दिए कि इस फैक्टर के आधार पे बताओ कौन सबसे अच्छा होगा बनाना, कौन बताओ सबसे खराब होगा बताना, ये आपको बताना है। फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइसेस। अगर कैपिटल देखें तो कैपिटल के आधार पे कहाँ ज्यादा कैपिटल आएगा, कैपिटल के आधार पे क्या बनाना चाहिए हमें, कंपनी। अगर हम पब्लिक कंपनी बना रहे हैं वहां इनडेफिनिट मेंबर है, अनलिमिटेड मेंबर है, तो कैपिटल कितना लेके आएंगे, ह्यूज। हम लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे बिजनेस कर सकते हैं, और कैपिटल कम कहाँ होगा, सेल्फ प्रोप्राइटरशिप। कॉस्ट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन किसको बनाना आसान होगा, सेल्फ प्रोप्राइटरशिप। मैनेजरियल स्किल कहाँ अच्छी होगी, बोर्ड के डायरेक्टर्स के। रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होंगे कंपनी में, तो कंपनी बनाना ठीक नहीं है, सेल्फ प्रोप्राइटरशिप बनाओ। फ्लेक्सिबिलिटी बेटा सेल्फ प्रोप्राइटरशिप में, आज मोमोज का ठेला मोमोज बेचेंगे, कल सब्जी बेचेंगे, परसों फल बेचेंगे, फिर समोसा बना लेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी ना। वहां तो भैया बोल रहे हैं कि कपड़ा बेचने का काम करेंगे, टेक्सटाइल का, तो वही करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी कंपनी, परपेचुअल सक्सेशन, वहां तो भैया मेंबर मर गया तो भी बंद। लाइबिलिटी कंपनी में लाइबिलिटी के आधार पे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे, क्योंकि मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है, लिमिटेड। तो ये था आपका चैप्टर। कंपनी बनानी है तो आपको 4 स्टेप में बनानी होती है। प्रमोशन कीजिए, फिर उसको इनकॉर्पोरेट कराइए, कैपिटल सब्सक्रिप्शन कीजिए और शुरू कीजिए। ये था आपका चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 3 को भी खत्म कर लेते हैं, तो हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट है, फिर हम 4th चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस बीएसटी क्लास 11th कंप्लीट। उसके बाद बीएसटी को थोड़ा रोकेंगे, इकोनॉमिक्स में चलेंगे। चलो, थैंक यू।